हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलो आज हम लोग देख रहे हैं कि आज है 24 जनवरी 24 जनवरी है ना आज, और 2022। स्टोरी है 600 BC की। 600 BC मीन्स कि ईसवी सन से 600 साल पहले की स्टोरी है। क्या स्टोरी है भाई? हैं? 600 साल पहले की स्टोरी है कि वहाँ पर एक फिलासफर, ग्रीक का एक फिलासफर, ओके ग्रीक, तो ग्रीक का एक फिलासफर जो पेशे से फिलासफर थे, दार्शनिक ना, दार्शनिक थे। 600 साल पहले की बात है। यानी कि जो हम स्टोरी अब यहाँ सुनाने जा रहे हैं ना, जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं, तो 600 साल उधर और 2000 इधर, तो 2000 ये और 600 यानी कि 2600 ईयर्स। तो 2600 और 2022 है ना, तो 2622 ईयर्स एगो, पहले 2622 साल पहले की स्टोरी हम बताने जा रहे हैं। एक फिलोसफर थे जिनका नाम था महोदय का थेल्स, ओके, और कहाँ के रहने वाले? ग्रीक के फिलोसफर। उन्होंने क्या देखा? क्या देखा उन्होंने? देखा कि अंबर, ओके, अंबर नाम सुना होगा। अंबर ना, एक गाने में आता है, अंबर पे है रचा स्वयंवर। तो वो अंबर आकाश होता है, और ये अंबर एक रेसिन होती है, यानी कि हर्ट वुड से प्राप्त हुई एक रेसिन होती है ना, एक रेसिन होती है, बहुत हार्ड होता है, जो ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम में आता है। बात समझे? तो ये अंबर है, ज्वेलरी वगैरह बनाने के काम आता है। हार्ट वुड के रेसिन से ये बनता है, यानी कि रेसिन मतलब कि उसमें से जो निकलते हैं ना, जब पेड़ पौधे को काटे तो उसमें से जो रस निकलते, दूध निकलते हैं, तो वही रेसिन। तो ये अंबर है, ये सॉलिड है, कई कलर का होता है, बहुत सारे कलर होते हैं ना, बहुत सारे कलर होते हैं। हम लोग इसी से मिलता जुलता हम लोग जो चीज़ होती है, हम लोग लाह बोलते हैं। कंगन और चूड़ी वगैरह है ना यूज़ होते हैं, ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, लाह बोलते हैं हम लोग। तो वही अंबर ना, ये सॉलिड होता है, मजबूत हो जाता है। ये कई कलर का होता है ना, तो ये रेड भी होता है, ब्लू भी होता है ना, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, पर्पल ब्लू भी होता है, मीन्स एक पर्पल भी होता है। तो कई कलर का ये पाया जाता है। तो हम लोग की यहाँ फिजिक्स में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? पूरे फिजिक्स ही यहीं से शुरू हुई, यानी कि फर्स्ट ईयर वाले निकाल दो तो सेकेंड ईयर का यहीं से फिजिक्स से स्टार्ट हुई ना। तो हुआ क्या कि इस महाशय ने क्या किया, थेल्स ने, तो थेल्स ने क्या किया बेटा? तो इन्होंने क्या किया, इस अंबर को लिया, अंबर के पीस को लिया, एक टुकड़ा लिया, और इनके मन में पता नहीं क्या आया कि इन्होंने क्या किया कि इसको अंबर को उल ना, तो उल यानी कि हम लोग जिसको ऊन कहते हैं हिंदी में, ऊन, और किस पर? सिल्क भी लिए। तो इस पर भी करके देखा था, इस पर दोनों पे किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट अपना, दोनों पे किया था। तो क्या किया, इसको रगड़ा, इस पर ना रबिंग किया, रगड़ा उसको। तो रगड़ने के बाद में ये देखा कि ये अंबर का जो टुकड़ा उन्होंने लिया था, जो रॉड लिया था अंबर का, तो ये देखा ना, क्या देखा इन्होंने? ये कि इस अंबर के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी आ गई। और क्या आ गई प्रॉपर्टी? जैसे मान लो कि ये अंबर का पीस था, इन्होंने इसको क्या किया, सिल्क और ऊल पर इन्होंने रबिंग किया, उसका रगड़ा उसको, और फिर देखा ये कि जब ये छोटे छोटे हल्के पार्टिकल्स ना, यानी कि ये कहा जाता है कि उन्होंने क्या किया था, जो हम लोग भूसा बोलते हैं ना, भूसा बोलते हैं, गाय भैंस खाती है जो भूसा, स्ट्रा, तो ये स्ट्रा पार्टिकल्स थे, स्ट्रा पार्टिकल्स, सभी भूसे के पार्टिकल्स थे, छोटे छोटे भूसे। तो इन्होंने देखा अचानक ऐसा कि ये अंबर जो था उसको
ना, वो स्ट्रा को जो हल्के फुल्के भूसा हम लोग अपनी भाषा में बोले तो उनको खींच लिया अपनी तरफ, उसको खींच लिया अपनी तरफ। तब इनका माथा ठनका थोड़ा सा। इन्होंने सोचा कि ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ। ओके, तो इन्होंने क्या किया, अब इसके बाद वह एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट करने लगे। फिर और उन्होंने लिया ना, और लिया, और यह एक्सपेरिमेंट उनके बाद भी एक्सपेरिमेंट होते रहे कि ये क्या है ना। तो ये चलता रहा, ऐसे चलता रहा। तो इन्होंने ये बताया कि यह जो रॉड है ना, मीन्स की अंबर जो रॉड है, इसमें से कुछ तो ऐसी चीज़ है। तो कुछ मालूम नहीं था इनको ये नहीं पता था कि ये क्या है ना, ये नहीं पता था। तो उन्होंने कहा कि कुछ तो ऐसी चीज़ है कि जो इसमें से निकल करके ना इसमें चली जा रही है, या तो इसमें से इसमें चली जा रही है, लेकिन इनको मालूम नहीं था कि वो क्या है। तो क्या किया इन्होंने, ओके, तो ग्रीक भाषा में ये जो अंबर हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में ना, अंबर, तो यह जो अंबर है वहाँ पर ग्रीक में उसको बोला जाता था उस समय, उसको बोलते थे इलेक्ट्रॉन। तो ELEK था ना, ELEK, ध्यान देना बेटा, वो इलेक्ट्रॉन नहीं जो बाद में आया। तो इलेक्ट्रॉन जो था इसको अंबर को बोलते थे ग्रीक भाषा में ना, अंबर को इलेक्ट्रॉन बोलते थे। तो अब ये कहा गया उसी समय, संजोग देखो कैसा होगा ना। तो अब ये कहा गया उसमें से कि कुछ तो भाई है ना, कुछ तो ऐसा है कि जो या तो इसमें से निकल करके उसमें गया है, या तो उसमें से निकल करके इसमें आया है। ओके, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ ना, देखो भाई। तो अब उसके बाद क्या हुआ, यही जो इलेक्ट्रॉन था, जो उन्होंने नाम लिया इलेक्ट्रॉन, यही धीरे धीरे नाम आगे चलता रहा, और यही बाद में आगे चल करके ना बन गया इलेक्ट्रॉन। क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन। यानी हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, समझ में आ गया होगा, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। हाँ, तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का पार्ट 1, यानी कि कहाँ से शुरू होता है। ओके, तो सेकेंड ईयर का कोर्स आपका जो पार्ट 2 है हम लोगों का ना, NCERT का जो पार्ट 2 है वो कहाँ से शुरुआत बेटा, यहाँ से शुरू है। यानी कि हिस्ट्री है 2622 साल पहले की, और आज का डेट है बेटा, आज क्या डेट है, 24 जनवरी 2022 ना, दिन मंडे। ओके, कमान। अब आगे बढ़ा जाए। तो उन्होंने नाम रखा उसका, इसी अंबर को ग्रीक में कहते थे इलेक्ट्रॉन, और तभी से यह इलेक्ट्रॉन में के बन करके सी हो गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, जो आज हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वह इलेक्ट्रॉन शब्द बन गया। और तब से ही यह माना जाता रहा कि हाँ, इसमें से या तो इलेक्ट्रॉन जाता है या तो इलेक्ट्रॉन आता है। अब बाद में इस इलेक्ट्रॉन की, अब ध्यान देना, उसी समय से उसको इलेक्ट्रॉन, अंबर को बोलते थे इलेक्ट्रॉन, स्पेलिंग में के था, सी नहीं था। और बाद में जे थॉमसन ने अपने इन्वेंशन में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन होता है, और वह न्यूक्लियस से चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात की थ्योरी है, हम लोग पहले अभी बेसिक में हिस्ट्री में हम लोग जाते हैं ना बेटा। तो ये था कि कहाँ से शुरुआत हुई। चूँकि रबिंग से हुआ था, दो को रब करने से हुआ था ना, घर्षण रगड़ने से हुआ था, इसीलिए ना इसको नाम पड़ गया इसका, इसी पर इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिसिटी बनी, और फिर नाम पड़ गया, इसी को कहते हैं क्या, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी।
क्या नाम पड़ा बेटा? फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी, ये था इसकी हिस्ट्री। अब ये देखा गया ना, अब ये देखा गया कि जब ग्लास की रॉड लिया, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए अब आगे चल कर। अब ग्लास की रॉड लिया और ग्लास की रॉड को सिल्क पर रगड़ा। अब मान लो कि ये ग्लास की रॉड को हमने सिल्क पे रगड़ा ना, एक ग्लास की रॉड, तो देखा गया, एक्सपेरिमेंट है या एक किया गया, साइंटिस्टों ने पहले ही किया इसको। तो ग्लास की रॉड को इन्होंने क्या इस पे रगड़ा बेटा? सिल्क पर, सिल्क पर। और एक और ले लिया ग्लास की ही रॉड, उसको भी सिल्क पे ही किया। यदि सिल्क पर दो रॉड ना रगड़ करके, फ्रिक्शन कर करके, रगड़ करके उन पे ना आपस में पास लाते हैं, तो देखते हैं कि वह दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, दूर हटा रहे हैं, वो दूर हटा रहे हैं ना। एक ग्लास की रॉड ये, और एक दूसरा ग्लास की रॉड, तो देखे कि ये इसको दूर हटा रहा है, ये इसको दूर हटा रहा है, यानी कि इनके बीच में क्या नाम पड़ गया इसका? कि ये रिपल्सन है। ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब एक प्लास्टिक की रॉड ली गई, यानी कि कंघी, और ड्राई हेयर पर रगड़ा जाए उसको, कंघी को, या एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था? एक्सपेरिमेंट में एक और ग्लास की रॉड लिया गया था और उसको कैट फर या सिल्क पर रगड़ा। तब क्या देखे? तब क्या देखे बेटा उसको? तब ये देखे ना, फर पर रगड़े, तब ये देखा गया प्लास्टिक, तो ये ग्लास की रॉड और ये प्लास्टिक की रॉड। अब ये थी प्लास्टिक की रॉड, ये हो गई, ये देखा प्लास्टिक की रॉड। तो प्लास्टिक की रॉड और ग्लास की रॉड जब पास लाई गई ना, तो देखा कि इसमें तो अट्रैक्शन हो रहा है। अब ये बात तो इतना साफ हो गई थी, ये बात तो इतनी साफ हो गई थी कि इनके बीच फोर्स है, और यह फोर्स एक प्रकार का नहीं है, यह फोर्स दो प्रकार का है, यह फोर्स दो प्रकार का है। उसी समय एक बात और साफ हो गई थी कि जब इस अंबर को उल पर रगड़ करके जब हम ले गए थे, डस्ट पार्टिकल्स यानी कि जो स्ट्रॉ पार्टिकल्स थे उनके पास, तो अट्रैक्शन हो गया था। लेकिन जब हम इसी रॉड को फिर से इसको टच करा दिए उल को, तो देखे कि इसकी प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी गायब हो गई। तो एकदम स्पष्ट हो गया कि फ्रिक्शन करने से, रबिंग करने से कुछ इसमें से उसमें जाता है, कुछ उसमें से इसमें आता है, और जो वह कुछ था, पहले कुछ बोला गया, उसका नाम अब हो गया क्या? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन नाम कहाँ से शुरुआत हुई? क्योंकि अंबर को ग्रीक भाषा में क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉन बोलते थे। ओके, क्लियर। अब इतिहास ऐसे चलता रहा ना, इन्वेंशन होता रहा, ऐसे ही चलता रहा, इन्वेंशन होता रहा। और आगे चल करके ना, अब इसके बाद क्या हुआ? आगे चल करके अब शब्द आया क्या कि अब ये कहा गया कि वो आखिर है क्या कि जो चला गया, इस पे चला गया उस पे। तो अंबर को तो इलेक्ट्रॉन कहा गया, लेकिन एक कन्फर्मिस्ट में इलेक्ट्रॉन नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो भाई उसका तो जे थॉमसन ने उसका इन्वेंशन किया, जाकर के नाम दिया इलेक्ट्रॉन, ELECTRON नाम दिया रखा उन्होंने, जे थॉमसन ने। लेकिन पहले से ही ये हो रहा था कि अंबर इलेक्ट्रॉन है, तो उसी के नाम पर ना बाद में चल करके उन्होंने नाम रखा उसका इलेक्ट्रॉन, और कहा हाँ यही है जिसका ट्रांसफर हो रहा था, यानी कि वह इलेक्ट्रॉन ही है कि जिसका ट्रांसफर हो रहा था। ठीक, ओके, आ जाओ। अब जैसा देखो भाई, अब तो ये कहा गया इसके बाद कि आखिर इसको रबिंग करने से क्या हो जा रहा है? तो एक तो ट्रांसफर हो रहा था वो तो प्रॉपर्टी अलग की हो गई, लेकिन प्रॉपर्टी उस पर बॉडी के ऊपर क्या जा रहा है, तो उसको नाम रख दिया उसका क्या? इसका नाम रख दिया गया ना, क्या दिया गया? वैसे ही कन्वेंशनली कुछ था नहीं, इससे मीनिंग नहीं था कुछ भी, इसको कह दिया गया चार्ज, नाम दे दिया गया उसको चार्ज। अब चूंकि क्या फोर्स वहां पर दो प्रकार के थे, फोर्स में दोनों मिले थे, अट्रैक्शन भी मिला था
अट्रैक्शन भी मिला था और रिपल्सन भी मिला था ना, अट्रैक्शन भी मिला था और रिपल्सन भी मिला था। तो अब ये कहा गया कि ये चार्ज भी अवश्य ही दो प्रकार का होगा, दोनों, क्योंकि एक रहेगा तो एक ही नेचर शो करना चाहिए फोर्स का, तो दो अवश्य होंगे। तो अब बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिकन साइंटिस्ट, उसने क्या कहा? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये देखा कि अब उसको, बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में वह थेल्स वाली बात याद थी। उसके दिमाग में बात याद था कि जब अंबर के पीस को, अंबर के टुकड़े को जब ऊल पर यानी ऊन पर या सिल्क पर रब करने के बाद उसे टच करा दिए थे तो जीरो हो गया था, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी गायब हो गई थी। ये दिमाग में था किसके? बेंजामिन फ्रैंकलिन को, जो अमेरिकन साइंटिस्ट। तो उसने क्या कहा? उसके दिमाग में चूंकि एलजेब्रा से प्रभावित था, कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन, अमेरिका का, तो वह उसके दिमाग में एलजेब्रा से प्रभावित था, प्लस माइनस जानता था। तो उसने क्या किया ना, उसने क्या किया, इसको चार्ज को कहा कि अब इसको क्या रखे, चूंकि जीरो तो हो ही जाता है, जीरो तो हो ही गया था जब टच कराए थे, तो दिमाग में उसे वही चल रहा था एलजेब्रा। और उसने क्या किया ना, उसने क्या किया, कह दिया कुछ भी वैसे ही सडन, कह दिया कि पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या कह दिया? पॉजिटिव और नेगेटिव। इसके पीछे और कोई कारण नहीं था। अंबर का एक्सपेरिमेंट, अंबर और जो उल था या सिल्क था, उसे टच कराने पर जो जीरो हो गया था, वही उसके पीछे रीजन था। उसे दिमाग में आया कि अलजेब्रा तो था ही, तो यह और यह दोनों जोड़ देंगे, जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस जीरो हो जाएगा, तो एकदम वो जो एक्सपेरिमेंट है वो भी प्रूफ हो जाएगा, फर्स्ट क्लास ना। यही उसके पीछे रीजन था। ये इसकी हिस्ट्री थी, चार्ज की हिस्ट्री थी। क्लियर? तो पहली बात अब हमको डिफाइन यदि करना हो, यानी कि प्लस और माइनस देने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और पहला साइंटिस्ट जिसने काम किया इस पर क्या था नाम उसका? ग्रीक का साइंटिस्ट, उसका नाम क्या था? उसका नाम था थेल्स। बीच में बहुत सारे लोग आए, उनका कोई नाम नहीं लेता, पहले का नाम लेता है और फिर इनका नाम लेता है। दो नाम बहुत जरूरी होते हैं। ओके, चलो अब देखो बेटा, तो फोर्स अब यहाँ पे हो गया अट्रैक्शन और रिपल्शन, यानी कि दो टाइप के फोर्स थे। और ये भी बेसिक था कि यहाँ दो प्रकार के चार्ज होंगे, बस उसने कह दिया अलजेब्रा के बेस पर, कह दिया कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, दिस इज द हिस्ट्री। मीन्स कि P100 फिजिक्स चैनल, और हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का फर्स्ट एपिसोड। ओके, नाउ द टॉपिक इज व्हाट इज द चार्ज। तो राइट द पॉइंट, व्हाट इज द चार्ज। तो चार्ज इज द cause, charge is the cause of electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मीन्स सिंपली, यदि आपको एक शब्द में कहना है कि व्हाट डू यू मीन बाय द चार्ज, देन व्हाट विल बी द आंसर? योर आंसर शुड बी चार्ज इज द cause ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चार्ज आप केमिस्ट्री में भी बेटा पढ़े हो, क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। व्हाट इज द चार्ज? बोलो, व्हाट इज द चार्ज? यस, दिस इज द चार्ज। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो, फिजिक्स में भी पढ़ते हो। ओके, आ जाओ, चलो। तो चार्ज इज द कॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, अब यहां पे दो शब्द आ गए, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, दो शब्द आ गए। यानी कि इलेक्ट्रिक का भी कारण है और मैग्नेटिक का भी कारण, दोनों का कारण है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दोनों का कारण है। ओके, आ जाओ। अब बात रही है कि ये चार्ज कितने टाइप के होते हैं? तो दो टाइप के, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? आ जाओ और आगे बढ़ो बेटा। अब सवाल यह है कि चार्ज, ये तो हो गया कि हाँ चार्ज का डेफिनेशन हो गया और चार्ज कितने टाइप का हो गया। चार्ज है क्या? तो चार्ज इज ए प्रॉपर्टी, यह एक, अब हम लोग चलते हैं देखने कि प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। चलो अब आ जाओ, हम लोग हेडिंग डाल दे बेटा कि प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज क्या है ना। प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, राइट द हेडिंग।
प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहली बात यह कि नंबर 1 कि ये क्या है, ये मैटेरियल है, मैटेरियलिस्टिक है या कि प्रॉपर्टी है। भाई दो चीज़ होगा, अरे दो ही चीज़ होती है, एनर्जी एंड मास, दो चीज़ों के फॉर्म में होती है सारी चीज़ें। तो ये क्या है, क्या ये मटेरियल है या कि ये प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी है, नॉट मटेरियल बट लाइज ऑन द मटेरियल। तो देखो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट इज प्रॉपर्टी, इट इज प्रॉपर्टी। ओके, ये कारण है, ये प्रॉपर्टी है, कारण है। हम इसके प्रभाव को देखते हैं, न कि चार्ज को देखते हैं। चार्ज के प्रभाव को देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देखते हो। लाइट जल रही है, इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव को देखते हो। तो जो प्लस और माइनस की बात चाहिए वो तो एक कन्वेंशन है, वह तो एक कन्वेंशन है। हम उसके प्रभाव को देखते हैं कि प्लस माइनस, हम बोल दिए प्लस माइनस, वह प्लस माइनस बना थोड़ी है। कहीं प्लस माइनस है क्या लिखा हुआ? नो, वो तो हम कह दिए कि यहाँ प्लस है और माइनस है, तो प्लस बना देते हैं, माइनस बना देते हैं। हमको कुछ प्लस जैसा उसमें नहीं दिखता, माइनस जैसा उसमें कुछ नहीं दिखता, एक कन्वेंशन है। ओके, तो अब नाउ माइंड हियर चार्ज। व्हाट इज चार्ज? इट इज प्रॉपर्टी, यह एक गुण है, यह एक कारण है। हम इसके प्रभाव को देखते हैं, which always lies on matter or materialistic particle ना। तो क्या लिखा गया पहला पॉइंट बेटा कि इट इज प्रॉपर्टी विच ऑलवेज लाइज ऑन मैटर और मैटेरियलिस्टिक पार्टिकल, किसी मैटेरियल पर ही हमेशा रहता है। अगला पॉइंट, कुछ पॉइंट बेटा नोट कर लिया जाए, इंपॉर्टेंट आपके लिए जो भी है। नंबर 2, इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर। बिना मैटर के संभव नहीं है, लेकिन इसका उल्टा संभव है। बट मैटर कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ओके, मीन्स कह रहा है कि इट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मैटर, यानी बिना मैटर के किसी चीज़ पर नहीं रहता, मतलब ये रह नहीं सकता बिना मैटर के। इसको ये किस पर रहेगा? हमेशा मैटर के ऊपर रहेगा, लेकिन मैटर बिना इसके रह सकता है। हाँ, याद रहे हमेशा। ओके, आ जाओ अब आगे बढ़ा जाए बेटा। 2 पॉइंट हो गए, चलो अगला पॉइंट। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं हम लोग ना, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, हाँ अब पहली बात ये, अगला पॉइंट जो भी नंबर बेटा डालते चले जाना नंबर। अब ये नंबर आया कि क्या इलेक्ट्रॉन जिसकी बात हो रही थी, जब इन्वेंशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद की बात है। तो क्या इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है? इलेक्ट्रॉन क्या चार्ज है? इलेक्ट्रॉन इज चार्ज? नो, इलेक्ट्रॉन इज नॉट चार्ज। ये चार्ज नहीं है, ना। इट क्या बेटा? इट कैरी चार्ज ऑन इट। इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है ना, मैटेरियलिस्टिक है, मैटर है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है, इट कैरी चार्ज ऑन इट, यानी इसके ऊपर चार्ज रहता है। ओके, यानी कि चार्ज को ढोने वाला, ले जाने वाला, लाने वाला, ले जाने वाला इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर से चार्ज कभी अलग नहीं होता। एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रॉन के साथ हमेशा अटैच है। चार्ज प्रोटॉन पर भी है, लेकिन वह ले जाता नहीं। क्यों? क्योंकि वह न्यूक्लियस के अंदर बाउंड है, वो फ्री है नहीं। ओके, आ जाओ।
तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट चार्ज, इट कैरी चार्ज ऑन इट, यानी कि यह इसके चार्ज इस पर होता है। अब तो यहाँ पर अब इसके पास कितना चार्ज होता है, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है। तो जानते हो कि E बराबर ना, E बराबर क्या, E इलेक्ट्रॉन पे माना गया कि माइनस चार्ज होता है, तो कितना 1.6021992 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इसकी यूनिट माना गया कूलम के नाम पर। ओके बेटा, तो दिस इज द, अच्छा अब ये आया कहाँ से, वो साइंटिस्ट जिसने निकाला इसको सबसे पहले, तो इसको निकालने वाला साइंटिस्ट था बेटा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। और ये जो तो हम लोग जनरली क्या यूज करते हैं, हम लोग जनरली ले देते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, माइनस लगा देते हैं और कहते हैं कि दिस इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। आया कहाँ से, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड से। अब हम ये बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे, आगे देखेंगे कि मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड क्या होता है, कैसे काम करता है। ओके चलो, अब ये भी मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड भी है, फिर बबल मेथड भी है ना, बबल मेथड से भी निकाला गया। चलो ओके बेटा, अभी पॉइंट हम लोग का दूसरा है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज देख रहे हैं अभी। तो अब अगला प्रॉपर्टी क्या थी भाई, हाँ अब ये बात और कि यहाँ पर तो ये निकल गया, इसकी वैल्यू निकल गई, इसको ये देखा गया कि इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है, ये देखा गया कि इससे छोटा चार्ज संभव नहीं है, इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है ना उससे छोटा चार्ज संभव नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ा एलिमेंट्री ना चार्ज, एलिमेंट्री चार्ज यानी मूल चार्ज यही है, इससे छोटा चार्ज संभव नहीं होता। ओके बेटा, चलो तो अब आगे जब प्रोटॉन की भी खोज हो गई ना, जब प्रोटॉन की भी खोज हो गई, ओके, और तब फिर क्या कहा गया, देखा ये गया कि उस पर भी इतना ही चार्ज है, उस पर भी इतना ही चार्ज है, लेकिन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उस पर भी इतना ही चार्ज पाया गया, लेकिन चूंकि वह फिक्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसलिए उसका रोल बॉडी को इलेक्ट्रिफिकेशन कराने में कम था, जैसा अंबर ने देखा, अंबर का एक्सपेरिमेंट में देखा गया, थेल्स ने देखा था जैसा, तो उसका रोल कम रहा। ओके, अब चलो बेटा आगे बढ़े। ओके, अब ये चीज़ फिर आई यहाँ पर कि चूंकि आँख से तो दिख नहीं रहा कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है, तो ये दिखने वाला, ये आंखों से दिख नहीं रहा, तो प्रॉपर्टी गुण पहले भी बोला गया। तो ये पता किस एक्सपेरिमेंट से करें कि बॉडी चार्ज है कि नहीं है ना क्वेश्चन। तो चार्ज्ड बॉडी कैन बी, चार्ज बॉडी कैन बी आइडेंटिफाइड, by the experiment, कौन सा, ओके, राइट द नेम, ये हम डिस्कस करेंगे बेटा आगे क्या है ये सब, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट या गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं उसको, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, ओके, राइट द नेम गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा कि ये होता क्या है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यानी कि चार्ज बॉडी, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट बॉडी इज चार्ज एज नॉट। तो दिस इज द वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। वो कागज़ का दो ना, तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट वो जब किया गया था वहाँ पे, तो विदेश में तब था, हम लोग अपना 2 कागज़ ले लें, उसी से एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, आगे बताऊँगा कैसे हो जाएगा। चलो बेटा, तो हो गया बेटा, तो यहाँ से हम लोग इस एक्सपेरिमेंट पता कर सकते हैं बॉडी चार्ज है या नहीं। अब अगला पॉइंट, जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है ना, जब भी कोई बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसके अंदर स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। कैसी प्रॉपर्टी आ जाती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ गई ना।
तो जब अट्रैक्शन और रिपल्सन की प्रॉपर्टी आ गई तो कहते हैं कि बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई। क्या बोला उसको? बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई। तो ओके, नाउ माइंड, या तो बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई यानी चार्ज हो गई। तो बॉडी जब इलेक्ट्रीफाइड हो गई तो ये कैसे पता चलेगा कि बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है? ऑप्शन, बाय अट्रैक्शन मान ली, बाय रिपल्सन मान ली, बाय बोथ, नन ऑफ दीज। मारो निशान, मारो निशान। ओके, चलो, तो ओनली बाय द रिपल्सन ना, ओनली बाय द रिपल्सन, ओनली बाय द रिपल्सन। तो ओनली बाय द रिपल्सन means you can say that the repulsion is the sure test of electrification। तो कोई बॉडी इलेक्ट्रीफाइड हो गई या नहीं उसका कैसे पता चलेगा? ओनली रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट। रिपल्सन इज द, कीप इन माइंड ऑलवेज, repulsion is the sure test of the electrification, not attraction। attraction नहीं, never attraction, never attraction। अब सवाल ये है, अभी अभी तो सुने हो कि भाई यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स भी था और रिपल्सिव फोर्स भी था, तो एक ही क्यों लिया जा रहा है? रीजन आ जाओ, देखो आप उसका। आगे बढ़े बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गए? चलो, फर्स्ट क्लास, बहुत ही आसान सब कुछ है, एकदम जीरो से सिस्टमैटिक पढ़ते जाइए ना। चैनल P100 फिजिक्स, हमेशा याद रहे P100 फिजिक्स, डेली ना, डेली 4 वीडियो जरूर पढ़िए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर पूरा कोर्स P100 फिजिक्स। आ जाओ, अब यहाँ पे हम लोग टॉपिक था हम लोगों का कि बाय अट्रैक्टिव फोर्स के कारण जब यदि अट्रैक्शन कहीं पर हो रहा है तो हम उससे बॉडी इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं, हम इसका पता क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सोचो। तो यहाँ पर एक हेडिंग आती है बेटा, एक हेडिंग है, हेडिंग नोट करिए फर्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ओके, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है ना? चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा प्रोसेस है, हाँ सुनिए और नोट के भी कहते हैं फास्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ऐसा प्रोसेस है जब किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरे अनचार्ज बॉडी के पास हम लेकर के जाते हैं तो उस अनचार्ज बॉडी के ऊपर एक चार्ज अपोजिट नेचर का उत्पन्न हो जाता है। ओके, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। मीन्स इंड्यूस्ड यानी उत्पन्न होना, दूसरे के प्रभाव में से उत्पन्न होना, तो उसे इंडक्शन कहते हैं। मीन्स व्हेन ए चार्ज बॉडी brought near an other charged body and other uncharged body, then opposite nature of charge develop on the uncharged body. The process of this is known as electrostatic induction. What will be the amount of the charge on the uncharged body which will be induced? That may be just equal to the inducing charge or will be less, but never it can be more than inducing charge। जो अनचार्ज वस्तु है ना, उसके ऊपर जो चार्ज उत्पन्न होगा वह हमेशा ही जिसके कारण से इंडक्शन हुआ है, इंड्यूस हुआ है, उससे कम ही रहेगा, या बहुत होगा तो उसके बराबर हो जाएगा। अब सवाल है कि कब कम होगा, कब बराबर होगा।
सपोज करिए कि यहाँ पर यह एक कोई वस्तु है जो कि मेटल है और इसके पास हम एक दूसरी वस्तु लेकर के जा रहे हैं जो पहले से पॉजिटिवली चार्ज है, चार्ज्ड बॉडी। सपोज करें कि ये मेटल का बना है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के। जब हमने इसके पास लाया, करीब में लाया इसको, तो देखा कि इस पे चार्ज है ना। अब मान लिया जाए, कोई नाम ले लेते हैं यहाँ पे, मान लो क्यू चार्ज मान लिया इसको, तो देखा है कि इस पर भी चार्ज उत्पन्न हो गया। कितना हुआ? नाम रखा हमने क्यू डैश, और इसका क्या नाम रखा? आई रखा। क्यों? इंड्यूसिंग। तो यह हटा दिया जाए, केवल सीधे सीधे लिख देता हूँ। तो अब देखो बेटा, इंड्यूस्ड चार्ज, अब इसका नाम है इंड्यूस्ड चार्ज। तो इंड्यूस्ड चार्ज क्यू डैश, और ये कौन सा चार्ज है? इंड्यूसिंग, जो कर रहा है, और ये हुआ है और ये कर रहा है। चल, तो क्यू डैश बराबर अपोजिट नेचर होता है ना, माइनस माइनस कितना? माइनस क्यू डैश उत्पन्न जो हुआ ये, और जो कर रहा हुआ ये क्यू जो कर रहा था ना, 1 माइनस 1 अपान के, जहाँ पर के डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना। डाइलेक्ट्रिक आगे मैं डिस्कस करूँगा सब क्या होता है, परमिटिविटी क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, अभी प्रॉपर्टी को देख लिया जाए। ओके, देखो, तो इसके कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं, एप्सिलॉन आर बोलते हैं ना। एप्सिलॉन आर वो सब आगे आएगा अभी, एप्सिलॉन आर भी बोलते बेटा ना कि। तो क्या नाम है इसका? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब मेटल का क्या हुआ? मेटल का के का मान इनफाइनाइट होता है। तो अब यहाँ इनफाइनाइट वैल्यू रखो। मेटल के केस में क्या हुआ? फॉर मेटल क्या हुआ? फॉर मेटल क्यू डैश बराबर माइनस क्यू, 1 माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट बराबर, हाँ एक लाइन और आगे। तो मेटल के केस में क्या हुआ बेटा? क्यू डैश बराबर माइनस क्यू हो गया, क्योंकि 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो गया। ओके, यानी कि मेटल के केस में ही बराबर होता है, उतना उत्पन्न होता है, और साइन माइनस रहती है मेटल के केस में। और बाकी अब मेटल के अलावा यदि कोई भी सब्सटेंस है दूसरा डाइलेक्ट्रिक है कोई, आगे सब आएगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। अभी बस इन्हीं से शुरू करना है, 0 से P100 फेज एक्स, 0 से स्टार्ट है। ओके, तो क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू मेटल के केस में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का 71.8 के आसपास होता है, 71.2 के आसपास होता है, कभी कभी 72 के आसपास मान लेते हैं उसको। तो 71.2 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो यदि हम यहाँ 72 रख देते तो देखो 1/72 हो गया। कोई ऐसा लीजिए सब्सटेंस जिसका मान लीजिए 5 है, तो 1/5। कोई ऐसा है जिसका मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 10 है, तो 1/10 रख दीजिए। उतनी वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो फिलहाल हमारा टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है? ओके, तो आ जाओ, देखो चार्ज होता ही क्या है, हम लोग भाई पीछे देख चुके, उसकी प्रॉपर्टी देख रहे हैं क्या होती है। आइए, ओके कमान, चलो भाई। हाँ, अब क्या है, इसके बाद क्या हुआ? तो अब यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे कि इलेक्ट्रिफिकेशन, कहीं पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, कहीं पर इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, तो इलेक्ट्रिफिकेशन का अट्रैक्शन से पता क्यों नहीं हो सकता, ये क्वेश्चन है हम लोगों का। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, अब जैसा देखिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट केवल ओनली रिपल्सन की होता है, व्हाई नॉट अट्रैक्शन, व्हाई नॉट अट्रैक्शन। ओके, जैसे अब उसका आंसर देखिएगा। जैसे मान लो कि ये एक रॉड है, एक रॉड है, और हम
इसके पास लेके जा रहे हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर चार्ज है कि नहीं। तो हमने ये सोचा कि ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लिया, ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले लिया और इसके पास लेकर के जाएंगे तो चार्ज, यदि इसको खींच लेगा तो समझ जाएंगे कि वो बॉडी चार्ज थी। क्या हुआ देख रहे हैं, ये बॉडी कैसे ले लिया हमने, सपोज करें कि अनचार्ज है, ये अनचार्ज बॉडी थी, है ना। अच्छा, अब दूसरे एक और ले लिया, एक दूसरी बॉडी ले लिया, ये अनचार्ज थी और ये पहले से नेगेटिवली चार्ज थी। अब जरा ले जाइए, पहले एक नंबर पे ले चलते हैं हम लोग, इसके पास ले चलो। जो इसके पास लाए, ये अनचार्ज है ना, और अनचार्ज बॉडी के ऊपर तुरंत ही क्या प्रोड्यूस हो जाता है, कौन सा नियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन प्रोसेस एग्जिस्ट करता है। तो तुरंत ही जो पास लाएंगे तुरंत इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, अभी हम लोग अंदर चलेंगे इसके अंदर कि कहाँ से आया, क्यों आया, ये कैसा होता है। तो तुरंत नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया इसके ऊपर, और चूंकि इस पर नेगेटिव डेवलप हुआ है, अब देखिएगा पहले से अनचार्ज है बॉडी, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर सरफेस पर, और जो ही नेगेटिव चार्ज आया इसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। आ जाइए, अब जरा देखिएगा, अब इसके पास लेकर के जाइए, ये पहले से चार्ज है नेगेटिवली, ये बॉडी पहले से नेगेटिव चार्ज है ना, ये बॉडी अंदर से हटा दिया जाए, ऊपर ही रहता है चार्ज। अभी सब आएगा बेटा आगे प्रॉपर्टी में। हाँ चलो, तो अब इसके पास लेके आओ, ये पहले से नेगेटिव चार्ज है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, यहाँ पर भी क्या हो गया, तुरंत अट्रैक्ट कर लिया। देखें तो क्या हुआ, जब हम किसी चार्ज बॉडी को किसी दूसरे बॉडी के पास लेकर के जाते हैं, तो पहला वाला जो जिसके पास हम लेके गए हैं, यदि वह चार्ज है तभी अट्रैक्शन, अनचार्ज है तभी अट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अट्रैक्शन से तो धोखा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यानी कि बिना चार्ज बॉडी है तभी अट्रैक्ट कर ले रहा है, और चार्ज अपोजिटली चार्ज है तभी अट्रैक्ट कर ले रहा है। तो यही रीजन था, क्यों अट्रैक्शन कभी भी श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हो सकता। तो फाइनल आंसर क्या मिला हम लोगों को, कि अट्रैक्शन कैन नेवर बी श्योर टेस्ट। पॉइंट नोट कर लीजिए कि अट्रैक्शन कैन नेवर बी श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर से सुनिए, अट्रैक्शन कैन नेवर बी श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी आकर्षण बल कभी भी इलेक्ट्रिफिकेशन का पक्का टेस्ट नहीं हो सकता। तो कौन सा है पक्का, प्रतिकर्षण, रिपल्सन। ओके, चल आगे आ जाओ बेटा। तो हम लोग का टॉपिक चल रहा बेटा प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। तो हम लोग देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, ये तो हो गए हम लोग। ओके, श्योर टेस्ट, इलेक्ट्रिफिकेशन देखा, उसी में टॉपिक आ गया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आ गया, टॉपिक आ गया उसी में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ये पूरी ब्रांच जो हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं ना, 4 चैप्टर हैं इसमें। कौन सा, हम लोग का जो क्लास 12 का वाला जो सिलेबस है, तो ऐसे बटा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, आगे मैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहला 4 चैप्टर, पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, दूसरा कैपेसिटर जो चल रहा है, 10 एपिसोड हो चुके हैं। तो हाँ 11 हो चुके हैं, 11 एपिसोड हो चुके हैं कैपेसिटर में, 12 नंबर आने वाला है, इसके बाद अभी 12 नंबर आएगा कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, कैपेसिटर, और फिर इसके बाद में हम लोग का क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन, जहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह पढ़ेंगे ना, कंडक्शन, और फिर सिंपल सर्किट, 4 चैप्टर। ओके, 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, और फिर आगे देखेंगे मैग्नेटिज्म में। ओके चलो, अब यहाँ जो चैप्टर का नाम ही है, ब्रांच का नाम ही है ना, तो उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम बेटा। अब सवाल यह है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम का मतलब क्या, कुछ है क्या मतलब इसका? हाँ है, नाम का मतलब है बेटा इलेक्ट्रो। ओके, तो इसे नाम का मतलब का, और स्टैटिक्स यानी क्या, कि द स्टडी
द स्टडी ऑफ चार्ज, द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसी कहते हैं, द स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इसी का उल्टा ना, अब एक आता है शब्द इलेक्ट्रो डायनामिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या हुआ, ठीक उल्टा, रेस्ट में है और मोशन में होगा ना, तो मोशन में होगा। द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ये पहला लेक्चर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का पहला लेक्चर बेटा, हिस्ट्री ना, 2622 साल पहले से हम लोग शुरू किए हैं। हिस्ट्री क्या थी, चार्ज कहाँ से आया, नाम कैसे पड़ा, इलेक्ट्रॉन नाम कहाँ से शुरुआत हुई, अंबर क्या था, ये सारी चीज़ें कहाँ से शुरुआत हुई, फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी इसको क्यों कहते हैं। तो द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन, यानी कि जब चार्ज मोशन में होता है तो जो उसकी स्टडी होती है उसको कहते हो इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और जब वही चार्ज रेस्ट में है तो उसको कहते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब चल देखना, अब माइंड है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या एक्चुअली, ऐसा क्यों दो जगह क्यों कर रहे हो, एक में नहीं मिला पढ़ सकते थे। हाँ, रीजन है उसके पीछे, आ जाओ क्या रीजन है, तो ये बातें समझ में आ गई। अब चलिए, तो हम लोग का जो ब्रांच है वह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी कि हमको जो भी पूरी अपनी स्टडी करनी है, इन 4 चैप्टर की जो पूरी स्टडी करनी है, तो वह चार्ज को रेस्ट में लेकर के हमको स्टडी करनी है, उसी का मास्टर बनना हम लोगों को, 1 नंबर का तैयार करना है उसको, ये 4 चैप्टर। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम लोगों के लेवल पे नहीं है बेटा, या नीट के लेवल पे नहीं है। हम पढ़े हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का जो लोग MSc वगैरह करते होंगे बेटा, तुम्हारे घर में कोई होगा पढ़ा हुआ ना, जो हायर स्टडी किया हो फिजिक्स से, तो वो बताएगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स का MSc में पेपर होता है, MSc में किताब चलती है उसकी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक पेपर होता है ना, जो लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो लोग करते हैं MSc, तो वो लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स का एक पेपर पढ़ते हैं, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स पे वो बेस्ड है पूरा। ओके, तो चलो फिलहाल हम लोग के टॉपिक में क्या है, हम लोग के टॉपिक में है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब जरा देखिएगा, जैसे मान लो बेटा एक चार्ज है, किसमें है, चार्ज इन रेस्ट। तो आखिर फर्क कहाँ पड़ जाता है इसकी प्रॉपर्टी में, तो आइए थोड़ा समझ लिया जाए। और यहाँ पर चार्ज इन मोशन, अब ये देखो भाई, अब चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट में है, चलो ठीक है। इसके चारों तरफ ना केवल एक चीज पाई जाएगी, केवल एक चीज पाई जाती है ना, वनली, नंबर 1 ना, वनली इलेक्ट्रिक फील्ड ना, वनली इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, नो मैग्नेटिक फील्ड्स, नंबर 2 पे कर दो, नो मैग्नेटिक फील्ड, एंड और क्या, नंबर 3 पे कर दो, नो रेडिएशन, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो रेडिएशन, व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, माइंड, चार्ज इन रेस्ट, ओके। और यही चार्ज जब मोशन में है, तो देख रहे हैं बेटा, अब जब Q मोशन में है, तो अब ये Q यदि मोशन में, तो मोशन में 2 टाइप का होगा, कैसा, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, और नंबर 2 में क्या होगा, नंबर 2 में हो गया बेटा, चलो। तो अब नंबर 2 में क्या होगा, अलग अलग कर लीजिए दोनों, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन,
और या रिटार्डेशन। मीन्स कि चार्ज मोशन में है तो मोशन में भी तो दो टाइप हो गए ना, एक एक्सीलरेटेड या रिटार्डेड मोशन और दूसरा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन शून्य हो, यानी कांस्टेंट स्पीड से जा रहा हो या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो, है कि नहीं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स या वही इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ना, ये वही इलेक्ट्रोडायनामिक्स है क्या जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में ना यूज करते हो, कहते हो कि इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की जब चारों तरफ चक्कर लगा रहा है तो इसकी एनर्जी समाप्त होती जाएगी, एनर्जी, और ये एनर्जी समाप्त होती जाएगी, रेडिएट करेगा और न्यूक्लियस पे जा कर के गिर जाएगा। तब बोर ने अपना कंसेप्ट दिया। रदरफोर्ड ने जो बोला था, तो रदरफोर्ड को कहा गया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है, चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस से चारों तरफ, तो उस एनर्जी घटेगी। किस प्रिंसिपल के बेस पर बोला गया था, किस थ्योरी के बेस पर बोला गया था, यही है वह इलेक्ट्रोडायनामिक्स। चार्ज इन मोशन तो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसी बेस पे बोला गया था वहाँ पर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ा जाएगा जम करके ना बेटा। तो बोर ने उसी को मॉडिफाई किया, कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो अब देखा जाएगा जहाँ पर आएगा बेटा, आगे चलते। चलो हाँ, अब यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे टॉपिक हम लोग का अभी। ओके कमान, तो अब यहाँ दो तरह की है ना, तो अब ये तो रेस्ट में तो क्लियर हो गए हम लोग कि यदि चार्ज रेस्ट में है तो उसके चारों तरफ केवल इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाती है, नो मैग्नेटिक फील्ड, नो रेडिएशन, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके आ जाओ, जब सा हटा दिया जाए इसको, जगह बना दे बेटा, आ जाओ। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अब जब ये पहला वाला होगा तब क्या होगा और दूसरा वाला होगा तब क्या होगा। तो आ जाओ यहीं पे ले लेते बेटा। जब पहला वाला होगा मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, तब क्या क्या मिलेगा इसके पास। नंबर एक मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड में रहेगा तब क्या होगा। नंबर एक क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगी ही रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज, ये तो रहना ही रहना है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने में एक बात और आ गई, कौन सी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब यहाँ एक बात और आ गई, क्या, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। बट नंबर 3 बेटा, बट क्या बट नो, याद रहे, नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, but no electromagnetic radiation. But what will happen now in this case? जब उसके पास एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा तब क्या होगा। हो गया बेटा, ये वाला टॉपिक तैयार। अब चलो अब यहीं पे आ जाओ, अब इसको हटा दे। कांस्टेंट वेलोसिटी वाले में दो चीज़ हो गई ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बट नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ तक क्लियर, पक्का। अब एक बचा हुआ है कौन सा ना, मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन, तब क्या होगा। चलो आ जाओ अब यहीं पे देख लेते हैं। अब इसमें 3 बातें होंगी, 1 2 3। अब यहाँ पे पहले वाले में 1 हुआ, दूसरे वाले में 2 हुआ, अब यहाँ पे 3 होगा। क्या, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए शॉर्टकट यहाँ लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, ये हो गई। मैग्नेटिक फील्ड को 20 रिप्रेजेंट करोगे, ये भी होगा। अब एक तीसरी भी चीज़, 1 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ 3 हो गए ना, यहाँ पे 3 हो गए। तीसरा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तीनों हो गए, याद हो गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्यों 2 नाम लिया गया, तो यही रीजन था कि क्यों 2 जगह इसकी स्टडी करते हैं। चलिए फिर से एक बार बोलो, एक बार फिर से बोलिए।
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टडी ऑफ चार्ज इन रेस्ट। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मीन्स स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। मोशन कितने टाइप के? दो, आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड। जब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा होगा तब क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब वह एक्सेलरेट कर रहा होगा तो क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। लेकिन चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो क्या होता है? उसके चारों तरफ केवल और केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ओके, फैंटास्टिक। आ जाओ आगे बढ़े। चलो बेटा, अभी हम लोग देख रहे थे क्या क्या देख रहे हैं अभी? अभी हम लोग देख रहे हैं ना प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज है क्या? तो देख लिया कि चार्ज रेस्ट में था तो क्या बोले उसकी स्टडी को, और चार्ज जब मोशन में है तो हम लोग उसकी स्टडी को क्या बोल रहे हैं? तो देख रहे हो कि नाम भी दो अलग अलग है। ठीक, अब और आ जाओ। हाँ, अब यहाँ तक तो वो बातें हो चुकी ना, बातें हो चुकी कि अलजेब्रा का चार्ज से बहुत ज़बरदस्त रिलेशन था। नहीं, बहुत ज़बरदस्त रिलेशन था। वो कब हुआ था? वही जो अंबर तो उसने क्या किया था कि जो उल था या सिल्क था टच कराया, यदि वो जीरो ना हुआ होता, यानी कि बॉडी न्यूट्रल ना हुई होती, उदासीन न हो गई होती, तो हो सकता है कि इतिहास कुछ और रहा होता है कि नहीं? तो हो सकता है कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के दिमाग में न आया होता कि प्लस कर दूँ और माइनस कर दूँ, तो हो सकता है उन्होंने किया होता तो उसका कुछ नाम रखा होता। हाँ, एनी वगैरह जो ना वेस्टर्न में नाम रखते हैं, तो ऐसे कुछ नाम रखा होता, एनी वगैरह ना कुछ नाम रखा होता। फिर अभी जो है हम लोग के सामने, पहले हम लोग उस पर चलते हैं। अब इसके आगे अब क्या हुआ? इसके आगे ओके, चलो बेटा। तो अब इसके आगे क्या हुआ कि अब अदर प्रॉपर्टीज में अब चलते हैं हम लोग। जहाँ तक नंबर हो चुका है अब उसके आगे बढ़ते हैं ना। तो अब चल अगला नंबर, जो भी नंबर डाल दीजिएगा कि चार्जेज आर एडेटिव इन नेचर। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर फैंटास्टिक पॉइंट है कि एडेटिव इन नेचर का क्या मतलब है। एडेटिव इन नेचर ना, जैसे बोल देते एडेटिव इन नेचर मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? वही अलजेब्रा वाली बात। तो चार्जेज आर एडेटिव इन नेचर मीन्स ये हुआ, या इसको क्लियर करिए, इट फॉलो एल्जेब्रिक रूल ना। तो एल्जेब्रिक रूल को फॉलो करता है। अब थोड़ा सा क्लियर कर दूं एल्जेब्रिक रूल का मतलब क्या हुआ। जैसे मान लो बेटा, यह एक वस्तु है, इस पे +10 माइक्रोकुलाम चार्ज है। यहाँ माइक्रोकुलाम चार्ज ले लिया जाए, मान लो प्लस है, +10 माइक्रोकुलाम चार्ज है। एक दूसरी वस्तु है, इस पे -2 माइक्रोकुलाम चार्ज है। सपोज दैट -2 माइक्रोकुलाम चार्ज है। इन दोनों बॉडी को आपस में ना ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दोनों को पास में ला दो, तो टच करा दो, दोनों को टच करा दो, करा दिया, टच कराया। ज्यों ही टच कराया तो यह होगा क्या? एल्जेब्रिक रूल, फॉलो एल्जेब्रिक रूल, एल्जेब्रा, प्योर एल्जेब्रा, +10 ना, +10 यह इसमें था, इसमें कितना था? -2 था ना। अब मैं कहूँ कि टोटल चार्ज अब क्या होगा, अब किसके कितना जाएगा, तो कैपेसिटर की बात आई, किसकी कैपेसिटी कितना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज कैपेसिटर में पड़े हुए हो, है ना। तो अब बात करूँ तो पहले कितना था भाई, अब कितना हो जाएगा? अब मान लिया जाए, सुनो, अब ऐसे कर दूँ कि मान लो कि इसकी भी कैपेसिटी सी है और इसकी भी कैपेसिटी सी है ना। सपोज करो कि दोनों की कैपेसिटी सी मान लो, ताकि वो भी कन्फ्यूजन ना रहे। कैपेसिटी मान लो कि कितना है, सी है। फैंटास्टिक। अब जा देखना, बिफोर कॉन्टैक्ट चार्ज कितना था? बिफोर कॉन्टैक्ट चार्ज कितना था? इस पे +10 था, उस पे -2 था, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? तो टोटल चार्ज कितना हो गया ना। तो अपोजिट नेचर के है ना, +10 माइक्रोकुलाम प्लस, और ये क्या है, -2 माइक्रोकुलाम। हाउ मच इट विल बी?
तो +8 माइक्रोकुलाम। ओके, फैंटास्टिक, हो गया। अच्छा, अब कैपेसिटी माने हो कि बस CC बराबर कर दिया हूँ, तो यदि CC बराबर होते, अब इतना है आधा आधा, अब दोनों को हटाओ, पास ले जाओ, अलग करो ना, अलग कर दो, पास करो, अलग करो, दोनों को करो भाई, अलग कर दिया, यहाँ हो गए। अब बोलो इस पे कितना आया, 8 है ना, अब 8 टोटल हो गया है, अब 8 टोटल है, अब टोटल दो बराबर बराबर कैपेसिटी है तो आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब इस पर कितना आया, +4 माइक्रोकुलाम, और इस पर भी कितना आया, +4 माइक्रोकुलाम। यस, दिस इज द फैंटास्टिक पॉइंट। तो यह मतलब निकला कि अलजेब्रिक रूल, व्हाट इज द अलजेब्रिक रूल। फैंटास्टिक, क्या है अलजेब्रिक रूल, दिस इज द अलजेब्रिक रूल। कहाँ से आया, वहीं से जहाँ से शुरुआत हुई थी, थेल्स के ज़माने से ना, थेल्स के ज़माने से वो एक्सपेरिमेंट जो टच कराने के बाद 0 हो गया था, वहीं से शुरुआत हुई। ओके, चलो आ जाओ और आगे बढ़ते बेटा। कॉमन पॉइंट, तो ये कौन सा पॉइंट चल रहा था कि चार्ज का नेचर देख रहे थे, यानी कि इट फॉलो अलजेब्रिक रूल। +5 +2 माइक्रोकुलाम की दो बॉडी है, चार्ज इन पे आपस में ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, हाँ आपस में टच कराओगे, टोटल चार्ज सीधा ++ है, जुड़ जाएगा। माइनस है तो जुड़ जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन अपोजिट नेचर का है, एक पर प्लस है एक पर माइनस है, तो क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक रूल, यानी कि सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, वहाँ पे सब्ट्रैक्ट घट जाएगा, है ना। ओके, एकदम क्लियर कर लो सब, फर्स्ट क्लास। चलो अगला पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। द टॉपिक इज प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। ओके, क्या बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अच्छा, और हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज टॉपिक चल रहा है और चैनल है P100 फिजिक्स। ओके, कीप इन माइंड। ओके, हाँ कम ऑन। अब इसके बाद में, इसके बाद में क्या है, इसके बाद क्या बेटा, प्रॉपर्टी, बहुत सारी भी प्रॉपर्टी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है ना। चलो, तो अब जा देखो भाई, अब बात आई अगला नंबर डालते जाओ, फर्स्ट क्लास का नंबर डालते जाओ। अब बात आई कि प्लस चार्ज का नेचर और माइनस चार्ज के नेचर में क्या किया जाए ना। तो हालांकि वह इलेक्ट्रिक फील्ड से संबंधित पॉइंट है, तो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के नेचर में क्या होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ डिटेल बताऊंगा, यहाँ थोड़ा शॉर्टकट, हाँ थोड़ा सा समझते हैं आप। तो ये देखा गया कि जो प्लस चार्ज होता है ना, प्लस चार्ज, इसको कहते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सवाल यह है कि क्यों यही सोर्स हुआ, फिर वही क्वेश्चन कि यही सोर्स क्यों होगा। जो नेगेटिव वाला है उसको सोर्स बोलते तो क्या दिक्कत होती है ना, पॉइंट। तो कहीं भी सोर्स बोलने के पीछे कुछ रीजन होता है। अब इसका रीजन यह जो है वेक्टर मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, जो आपके स्टैंडर्ड पे नहीं है। तो वेक्टर मैथमेटिक्स में इसका रीजन छिपा हुआ, लेकिन हमको इतना जानना पड़ेगा कि इसको हम सोर्स क्यों कहते हैं। वाई इट इज सोर्स, वाई नॉट नेगेटिव चार्ज इज द सोर्स, दिस इज द क्वेश्चन। सोचिए सोचिए, और आंसर जानते हो तो लिखिए। यही क्यों सोर्स बना, रीजन था, ऐसे नहीं बन गया। वेक्टर मैथमेटिक्स क्या कहता है, वेक्टर मैथमेटिक्स, कहीं पर जब किसी भी चीज का डाइवर्जेंस पॉजिटिव होता है, मीन्स कि डाइवर्जेंस इज ग्रेटर देन 0 होता है, तो दैट बॉडी इज कॉल्ड ऑलवेज सोर्स। तो वह सोर्स, यानी कि वह फील्ड को प्रोड्यूस करती है जब ऐसा कभी भी होता है। तो दिस इज द मैथमेटिक्स, यानी कि देखा है क्या, नेगेटिव के ही अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है जब हम इसका लेते हैं डाइवर्जेंस। बस इतना ही जानिए, डाइवर्जेंस ना आपके लेवल पर नहीं है कि ये डाइवर्जेंस वगैरह क्या है ना। चलो बेटा, तो डाइवर्जेंस इसका पॉजिटिव है। तो आप क्या कहोगे कि डाइवर्जेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव, मीन्स दिस इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज रीजन दैट व्हाई इट इज कॉल्ड सोर्स। एंड जस्ट नेगेटिव, उल्टा नेगेटिव का, नेगेटिव के लिए क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ दिस लेस देन जीरो मीन्स डाइवर्जेंस of this equal to negative
एंड दिस इज देयरफॉर दिस इज रीजन दैट व्हाई इट इज कॉल्ड सिंक। तो नेचर में, ब्रह्मांड में वह सारी चीज़ें सिंक होती हैं। सिंक मीन कूड़ेदान, वह सिंक की तरह से व्यवहार करती हैं, जिनका डाइवर्जेंस नेगेटिव होता है, 0 से कम होता है। दिस इज द वेक्टर मैथमेटिक्स। और जिनका पॉजिटिव होता है वह सोर्स होती हैं। तो अब क्वेश्चन यह कि कहते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज प्लस चार्ज से निकलती हैं और माइनस पर जाके टर्मिनेट हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। कहते हैं अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, आएगा अभी सब ना, स्टेप बाय स्टेप आने वाला है सब कुछ ना, ज़बरदस्त। लेकिन एक एक लाइन को अच्छी तरह से डिस्कस करते हुए चलना है, हवा में नहीं, इधर उधर नहीं, बहुत डीप में, ज़बरदस्त। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इसका मतलब यह है कि ये सोर्स होगा, और इसलिए यही रीजन था कि यह सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बना। और यह सिंक क्या, किसका, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना। क्या बना, यह सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए जब भी कहीं पर चार्ज माइनस होता है, माइनस चार्ज, तो पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की चारों तरफ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है नेगेटिव चार्ज के ऊपर आकर के टर्मिनेट हो जाती है, यानी नेगेटिव चार्ज पे गिर करके समाप्त हो जाती है। जैसे कूड़ेदान में कूड़ा फेंक देते, वहीं समाप्त हो जाता है, जस्ट वैसे ही। और जो पॉजिटिव चार्ज है, इससे एनर्जी इमिट हो रही होती है। इमिट होती है मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट हो रही होती है। मीन्स क्या कि यह इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं प्लस चार्ज एंड माइनस चार्ज। ओके, आगे बढ़े बेटा, चलो कम ऑन, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक एक पॉइंट ऐसे ही क्लियर करता चला जाए। हाँ, अब जा देखो, आगे बढ़ जाए। ये तो हो गया कि इसका एडिट में नेचर हो गया, मतलब समझ में आ गई बात। अगला पॉइंट, नेक्स्ट नंबर, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। क्या बोला, चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। अब सवाल यह है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन होता ही क्या है। जैसे मान लीजिए कि क्लासरूम है, मान लो बेटा क्लासरूम है ये, ओके। और मैं यदि आपसे कहूँ कि इस बेंच पे बैठ सकते हो, उस बेंच पर बैठ सकते हो, उस बेंच पे बैठ सकते हो, और यह बेंच पे तुम नहीं बैठ सकते, तो आप क्या कहोगे कि क्लास इज क्वांटाइज्ड। क्लास इज क्वांटाइज्ड मीन्स यू आर नॉट फ्री टू सिट एनीवेयर ऑन एनी बेंच, ओके। तो आपके लिए सीट क्या है, आपके लिए क्लास क्या हो गई, क्वांटाइज्ड। यानी कि जब कभी भी ये कहा जाए कि यह वैल्यू हो सकती है और यह वैल्यू नहीं हो सकती है, तो उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोला, फिर से बोलो, क्वांटाइजेशन। तो दिस इज दैट, तो देयरफॉर चार्जेज आर क्वांटाइज्ड, ओके। तो कहोगे कि चार्ज फॉलो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, मीन्स क्या कि चार्ज फॉलो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, चार्ज फॉलो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन, ओके। आ जाओ, अब जा देखिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जा समझा जाए। तो देयरफॉर Q इक्वल टू प्लस माइनस NE, या फैंटास्टिक लाइन, दिस लाइन शोज द चार्जेज आर क्वांटाइज्ड। N का मान क्या हो सकता है, N इक्वल टू पॉजिटिव R प्लस 1 माइनस 1, या प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स ये हो सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स केवल हो सकते हैं। मीन्स कि n कैन नेवर फ्रैक्शन, कभी n फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसे कहते हैं। यानी कि ये हो सकता है, +1 हो सकता है यहाँ पर, तो +1 होगा तो Q का स्मॉलेस्ट वैल्यू इंटीजर, ये संभव है। तो देखो
एक रखिए प्लस ई संभव है, और इसी को कहा गया प्रोटॉन पे चार्ज, इसी को कहा गया प्रोटॉन पे चार्ज। और Q बराबर ना माइनस सी, तो इसको कहा गया इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज। मीन्स कि दिस इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। और किसने निकाला? बेंजामिन किसने निकाला इसको? मिलिकन्स। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ओके, चलो बेटा, हो गया बेटा, क्लियर हो गया यहाँ पर स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। और इसका मान कितना आया था बताया, आप ये भी पीछे लिखा था, ई बराबर प्लस माइनस 1.602192 कूलम। यस, दिस वाज द वैल्यू ऑफ द चार्ज। दिस इज द एलिमेंट्री चार्ज, मूल चार्ज ना, स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज। ओके, किसने निकाला? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। ओके, कम ऑन नाउ हियर। हाँ बेटा, अब सवाल ये है कि यह पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स ही केवल हो सकते हैं। एक लाइन आपने लिखा, कैन नेवर फ्रैक्शन, ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ये एन फ्रैक्शन का मीन्स, अब मैं आपसे पूछूं कि 1.2 चार्ज हो सकता है, कहोगे ना, पक्का नहीं। हम कहें कि 1.7 हो सकता है, ई नहीं, फ्रैक्शन है ना, भिन्न है ना। हम कहें आपसे 2/5 ई, क्या संभव है? नो, फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता, फ्रैक्शन कभी नहीं हो सकता। याद करो, फ्रैक्शन चार्ज कभी संभव नहीं है। आ जाओ, फिर आ जाओ पॉइंट। लेकिन अब एक बात आ गई यहाँ पे, बहुत इंटरेस्टिंग। कौन सी इंटरेस्टिंग बात आ गई भाई? फ्रैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन एक बात और है, गॉड पार्टिकल्स है। ये कहाँ से आ गया? गॉड पार्टिकल्स कहाँ से आ गया भाई? फिजिक्स पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा यार, बहुत इंटरेस्टिंग है। गॉड पार्टिकल्स ना, जिसको कहते हो गॉड पार्टिकल्स, बताऊंगा, हिस्ट्री बताऊंगा गॉड पार्टिकल्स की, अपने ऋषि मुनियों से लेके कणाद ऋषि जो थे अपने आगे, वहाँ से मैं शुरू करूंगा बेटा हिस्ट्री। तो गॉड पार्टिकल्स क्या था? इसको कहते हैं ना क्वार्क। क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल्स। जो आज वेस्टर्न कंट्री वाले गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं, तो हमारे यहाँ के ऋषि, कणाद ऋषि ना, पहले ही कण बोले थे उसी को। यानी कि जो आज रिसर्च हो रहा है ना, वेस्टर्न कंट्री जो आज रिसर्च कर रही हैं, तो अपने यहाँ के ऋषि ने, ऋषि मुनियों महर्षियों ने ना, अपने यहाँ के पहले ही, बहुत पहले ही, ईस्वी के 5000 साल पहले यह क्वार्क ना, तो क्वार्क नाम नहीं दिया था, उन्होंने कण कहा था उसको। कणाद ऋषि, उन्हीं के नाम पे उनका नामे पड़ा था, कणाद ऋषि। ये पूरी हिस्ट्री बेटा बाद में कभी खाली समय में बात करेंगे। तो गॉड पार्टिकल्स, तो यह गॉड पार्टिकल्स जिसको कहते हैं क्वार्क, तो ये देखा गया है ना, ये रिसर्च में पाया गया कि क्वार्क कंटेन्स चार्ज प्लस माइनस 1/3 ई प्लस माइनस 2/3 ई। ओके, दिस इज द चार्ज ऑन द क्वार्क। अब आगे बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना हुआ है? ये सब के सब क्वार्क से मिलकर बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। कितने क्वार्क मिलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बनेगा, कितने क्वार्क मिलेंगे तो प्रोटॉन बनेगा, कितने क्वार्क मिलेंगे तो न्यूट्रॉन बनेगा, कितने क्वार्क मिलेंगे तो पाई मेसान बनेगा। ये सब क्वार्क ना, क्वार्क थियरी मॉडर्न फिजिक्स में आएगी, एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये सब आता है। सब डिटेल में डिस्कस करूँगा। ओके, सब बताऊंगा आपको कि कैसे बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का जो है वो है टॉपिक अपना, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज। दिस इज द टॉपिक एंड चैनल इज द P100 फिजिक्स बाय SDP सर। ओके, कम ऑन। तो नाउ द क्वेश्चन कि क्या क्वार्क पर इतने चार्ज होते हैं, क्वार्क पर इतने चार्ज होते हैं, तो क्या क्वार्क लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन का वायोलेशन कर रहा है? हाँ, ये देखो भाई, हुआ ना, अभी हम पीछे बोले हैं कि लॉ क्वांटाइजेशन बोले हैं कि कभी हो नहीं सकता। अब फिर यहाँ आकर के 2 लाइन आगे 5 मिनट बात कर रहे हैं कि क्वार्क पे इतना होता है, तो क्या क्वांटाइजेशन है?
वायोलेशन है क्वांटाइजेशन लॉ का? नो। तो कहोगे बट, लिख दो आगे आंसर, बट इट डज नॉट वायोलेट्स लॉ ऑफ quantization, but it does not violate law of quantization of charge, because now the question why? So because free existence of quark is not possible from outside of न्यूक्लियस। ओके, फैंटास्टिक। हिंदी में सुनो बेटा इस बात को। हम लोग जानते हैं कि लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन कहता है Q बराबर प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स ओनली। इट कैन नेवर बी फ्रैक्शन, यानी कि कभी भी लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्या बोलता है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन केवल हमेशा धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं ही हो सकती हैं, ये कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, कभी भी दशमलव में नहीं हो सकता, डेसिमल सिस्टम नहीं फॉलो कर सकता वो कभी। ओके, अब फिर सवाल है, लेकिन क्वार्क जिसको गॉड पार्टिकल्स बोलते हैं आज के डेट में, क्वार्क गॉड पार्टिकल्स। तो और क्यों गॉड पार्टिकल्स? क्योंकि क्या माना जा रहा है कि पूरा ब्रह्मांड इसी से बना है, क्वार्क से ना। देवी देवता सब कुछ, नीचे ऊपर पूरा आसमान ब्रह्मांड सब कुछ इसी से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन तक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पाइमेसॉन इसी से मिलकर बने हुए हैं ना। तो इसे नाम पड़ा गॉड पार्टिकल्स। अच्छा, अब सवाल ये है पॉइंट पर, अपना पॉइंट कहाँ पर है? तो पॉइंट हम लोग का ये है, हिस्ट्री बड़ी लंबी है तो पॉइंट इससे यहाँ पे क्या है? तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या यह इसका वायलेशन किया? तो आंसर है नो, इट डज नॉट वायोलेट द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन। उसका उल्लंघन नहीं कर रहा। लेकिन फिर क्वेश्चन वही हुआ कि भाई क्यों नहीं कर रहा उल्लंघन? सीधे साफ दिख रहा उल्लंघन कर रहा। तो उसका रीजन लिखा गया उल्लंघन क्यों नहीं कर रहा। देखिए यहाँ पर, बट इट डज नॉट वायोलेट्स लॉ ऑफ द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बिकॉज फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ द क्वार्क इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस। क्या हिंदी में मतलब निकला कि यह इसलिए नहीं उल्लंघन कर रहा है लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन का क्योंकि अभी तक इसकी जो फाइंडिंग हुई है ना, टिल टुडे अभी तक, यानी 24 जनवरी 2022 दिन सोमवार, मंडे, ओके, का समय हो रहा है इस समय रात को 10:20, 10:20, ओके। और अभी आपके पास अभी हाथ में आपको वीडियो आ जाएगा तुरंत। तो आज तक अभी नहीं हुआ है। तो चूंकि क्वार्क, मजेदार बात यह है कि क्वार्क की फाइंडिंग टिल टुडे अभी तक कहाँ हुई है? न्यूक्लियस के अंदर हुई है। न्यूक्लियस के बाहर तो अभी कहीं मिला ही नहीं। किसी रिसर्च में किसी साइंटिस्ट ने पुनः ना, देश विदेश सब कुछ, अभी किसी ने पाया ही नहीं। तो जब किसी ने पाया ही नहीं तो हम ये कैसे कहेंगे कि लॉ का वायोलेशन हो रहा है? आप कहोगे कि न्यूक्लियस के अंदर, तो न्यूक्लियस के अंदर से तो मतलब है नहीं, हम तो जो लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन देखे हैं वो बाहर की चीज़ों के लिए देखे हैं ना, तो न्यूक्लियस के अंदर के लिए तो देखे नहीं है, ये बाहर के लिए है। ओके, तो यही रीजन था बेटा कि यह कभी बाहर अभी तक कभी मिला नहीं, इसलिए यह इसके लॉ को इसको वायलेशन नहीं करता। और क्वार्क पे चार्ज कितने होते हैं? प्लस माइनस 1/3E प्लस माइनस 2/3E, ये दो ही चार्ज इस पे पाए गए हैं अभी तक। और इसी से मिल करके ऐसे जुड़ेंगे, ये क्वार्क ऐसे जुड़ेंगे इसी चार्ज को लेकर के ना, कि इलेक्ट्रॉन बनेगा, फिर प्रोटॉन बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, पाइमेसॉन बनेगा, और जितने भी पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल्स होते हैं वो सब बनेंगे। ओके, फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं बेटा।
तो ये था एक प्रॉपर्टी। अब अगली प्रॉपर्टी, अब यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस कर दो, तो इसके बाद में फिर आगे एपिसोड में होगा। यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर देता हूँ बेटा। अब चलिए अगला नंबर डाल देना, जो भी कुछ हो ना। चार्ज फॉलो ना, चार्ज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, चार्ज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, यानी कि चार्जेज आर कंजर्व्ड, जैसे दूसरे भाषा में कह दिया जाए कि चार्जेज आर कंजर्व्ड। ओके, मीन्स क्या कह रहा, इसके दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। यूनिवर्स का कुल चार्ज कांस्टेंट है, या फैंटास्टिक ना, यूनिवर्स का कुल चार्ज कांस्टेंट है। अब चाहे ना, अब देखो बेटा अगला पॉइंट, पूरे यूनिवर्स का चार्ज ही कांस्टेंट है। अब यहाँ 2 बातें मेन है, चाहे कोई भी ना, चार्ज ऑलवेज कंजर्व इन एनी केमिकल और न्यूक्लियर प्रोसेस, केमिकल न्यूक्लियर और अदर प्रोसेस। मीन्स फंटास्टिक पॉइंट ये रहा कि चार्ज की टोटल वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, यह कंजर्व होती है, बिल्कुल फिक्स है। और लॉ ऑफ द कंजर्वेशन जो है ना चार्ज का, तो लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज ऑलवेज फॉलो इन ऑल टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, आइदर दैट इज द केमिकल और न्यूक्लियर और एनी अदर प्रोसेस। केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, पढ़े बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो दोनों तरफ का क्या करते हो, लेफ्ट हैंड का टोटल चार्ज राइट हैंड का टोटल चार्ज के बराबर होता है ना। और यहाँ पर फिजिक्स में भी तो जो भी रिएक्शंस होते हैं उसमें चार्ज की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती। अब ये बात ये ऐसे होती क्यों है, इसका रीजन, इसके पीछे रीजन है बेटा, इसके पीछे क्या रीजन है, जैसा आ जाओ देख लेते हैं। नोट कर जाइएगा फास्ट ना नोट पर क्या हो तो वीडियो को रोक करके बेटा फर्स्ट क्लास का नोट कर लो, तब फिर ना, या वीडियो को डाउनलोड कर लो, या फिर नेट पे ही देखते रहो हमेशा बार बार, कोई दिक्कत नहीं है, नेट पे तो है ही यूट्यूब पर P100 फिजिक्स। ओके कम चलो, तो अब ये जो चार्ज का कंजर्वेशन हुआ ना, उसके पीछे बेसिक क्या था, उसका बेस क्या था, ये हुआ कैसे, ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि अब एक पॉइंट नोट करिएगा कि चार्जेस ऑलवेज प्रोड्यूसेस इन पेयर। इसकी एक बहुत खासियत ये है कि हमेशा पेयर में ही प्रोड्यूस होगा, यानी कि यदि किसी वस्तु पर +5 माइक्रोकूलम चार्ज उत्पन्न हुआ है तो अवश्य ही कहीं न कहीं उतना ही नेगेटिव हुआ होगा ना, हमेशा पेयर में प्रोड्यूस। तो कहते हैं प्रोड्यूस्ड इन, देखो प्रोड्यूस्ड इन पेयर, देख रहे हैं ना, प्रोड्यूस्ड इन पेयर, हमेशा पेयर में होता है, हमेशा जुड़वा होता है, जुड़वा पेयर में होता है। प्लस जितना प्लस उतना ही माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस अवश्य होगा। और रिजल्ट क्या होगा कि जब उतना ही प्लस उतना ही माइनस, एडिटिव नेचर हम पढ़ चुके हैं, और जब जोड़ दोगे दोनों को तो Q का मान क्या हो जाएगा, जब जोड़ दोगे तो Q बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि टोटल यूनिवर्स के चार्ज को जोड़ दें तो आएगा कितना, 0। यानी क्या बोलते हैं कि पूरे यूनिवर्स का कुल चार्ज जोड़ा तो क्या मिलेगा, 0, क्योंकि ऑलवेज प्रोड्यूस इन पेयर। तो जितना पहले वाला हुआ होगा उतना ही दूसरा वाला हुआ होगा, दोनों को जोड़ोगे 0 हो जाएगा, एक प्लस हुआ होगा एक माइनस हुआ होगा। ओके चलो,
तो चार्जेस ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन पेयर। ओके, और यही रीजन था कि जितनी भी केमिस्ट्री की जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी एटॉमिक रिएक्शंस होते हैं, जितने भी अदर रिएक्शंस होते हैं, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड करता है, फॉलो होता है। अब जैसे अभी यहाँ 2 एग्जाम्पल ले लें। यहाँ फिजिक्स के 2 एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है। नंबर एक एग्जाम्पल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर वन मास एनिहिलेशन प्रोसेस। नंबर 1 मास एनिहिलेशन प्रोसेस। ओके, नंबर 1। नंबर 2 पेयर प्रोडक्शन प्रोसेस। ये 2 प्रोसेस वेरी फैंटास्टिक। क्या समझने के लिए? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ओके कम ऑन। मास एनिहिलेशन प्रोसेस क्या होता है बेटा, और पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? जब भी कभी भी, या पहले यहाँ पे आते हैं पेयर प्रोडक्शन, नाम ही है पेयर प्रोडक्शन। जब भी कभी भी ना गामा रेज, ओके गामा रेज, जब भी कभी भी किसी रिजिड बॉडी पे हाईली एनर्जेटिक गामा रेज जब किसी रिजिड बॉडी पे इंसिडेंट करती है, टकराती है ना, मान लो ये पार्टिकल है, एक कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी, ओके। तो जब टकराती है ना गामा रेज, तो यहाँ से 2 पार्टिकल्स टूट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, अपने आप को पेयर कहते हैं, पेयर प्रोडक्शन। गामा रेज समाप्त हो जाती है और अपने को कन्वर्ट कर देती है किसमें? तो जानते हो कि मास का एनर्जी में और एनर्जी का मास में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि कन्वर्जन होता है, बदल जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ 2 पार्टिकल्स निकले, यहाँ से 2 पार्टिकल्स निकले। कौन कौन? एक, हाँ कैमरे के व्यू में रहना बेटा, तो एक निकला प्लस और एक निकला माइनस। प्लस को बोले क्या? प्लस, ये हुआ इलेक्ट्रॉन, ओके। और इसी का एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसको बोले पॉजिट्रॉन, यानी प्लस ई और माइनस ई, ओके फैंटास्टिक। 2 बनते हैं। अब जैसा देखना, तो यहाँ ये तो पेयर प्रोडक्शन है, क्लियर हो यहाँ पे? हाँ, डायग्राम फिर से बना देंगे, इधर क्लियर हो ना? आ जाओ फिर से बना देते हैं पेयर प्रोडक्शन का डायग्राम। फिर से देखिए, यहाँ पर कैमरे में रहे, हाँ कैमरा में रहना जरूरी है बेटा। आ जाओ, देखो ये गामा रेज, बात हो रही पेयर प्रोडक्शन की। गामा रेज टकराई जाकर रिजिड बॉडी से, ये क्या है? कोई भी रिजिड बॉडी। अब यहाँ पर जब हम लोग पीछे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, जब तो वहाँ पे बताऊँगा कि इसकी एनर्जी क्या होती है, कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है, टूटता है कैसे, है ना, ये सब बहुत डिटेल है, तो बताऊँगा बेटा। अभी यहाँ पर अपना टॉपिक, तो 2 पार्टिकल बने, प्लस और माइनस, इसको क्या बोले? पॉजिट्रॉन, और इसको क्या बोले? इलेक्ट्रॉन। इस पे माइनस ई, इस पे प्लस ई, या इसी का एंटी पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके एक है। अब जैसा देखो, तो फिर हाल यहाँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहाँ है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन कहाँ है भाई? गामा पे टोटल चार्ज, यानी कि इस पे रिजिड बॉडी पे टकराने के पहले गामा पे कितना चार्ज था? गामा पे चार्ज 0, तो चार्ज पहले, टक्कर के पहले चार्ज 0,
और टक्कर के बाद जितना प्लस उतना ही माइनस, बराबर कितना आया 0। तो टक्कर के पहले, कोलिजन के पहले, कोलिजन के पहले बराबर कोलिजन के बाद, कोलिजन के पहले बराबर कोलिजन के बाद, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज के संरक्षण का नियम। ओके, देखो संरक्षित है ना, कांस्टेंट है ना, जितना पहले उतना ही बाद। अब देखिए जरा इसी का जस्ट उल्टा, अब इधर आ जाओ ना, कैमरे में दिख रहा है ना बेटा, आ जाओ। मास एनिहिलेशन, मास एनिहिलेशन की यदि हिंदी बोला जाए तो कह सकते हो कि क्या, मास द्रव्यमान, एनिहिलेशन मीन्स नष्ट होना, द्रव्यमान का नष्ट होना। आ जाओ जरा देखते हैं, आ जाओ। ओके, हाँ बेटा, नंबर 1। अब यदि यह दोनों एक जैसे, मान लो कि ये दोनों, कौन दोनों, एक पॉजिट्रॉन ले लो प्लस ई और एक माइनस ई ले लिया जाए, माइनस ई। कभी भी यदि, हाँ हेडिंग कौन सी है, मास एनिहिलेशन हेडिंग है बेटा, मास एनिहिलेशन ना, यहाँ मास एनिहिलेशन। कभी भी यदि ये दोनों को एक पास ला दिया जाए, क्या बोला फिर से बोलिए, पॉजिट्रॉन और किसको, पॉजिट्रॉन और किसको, इलेक्ट्रॉन को, यदि पास फ्री छोड़ दिया जाए उनको, तो क्या होगा, चलो देखते क्या होगा। ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है, नाम है ये एंटी पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन, और होगा क्या जानते हो, बहुत फैंटास्टिक। ज्यों ही दोनों को पास लाते हैं तो देखते हैं कि यदि यह मान लो कि कोई बिंदु है, तो ये देखा जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के ना, दोनों एक दूसरे के एक बिंदु के चारों तरफ दोनों या ना बहुत फास्ट एक कॉमन सेंटर के अबाउट मोशन करना शुरू कर देते हैं, और इनका पाथ कंटिन्यू। अब ये मैकेनिज्म ना आपको यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिलहाल देखा जाएगा बाद में क्या होता है बेटा, मॉडर्न फिजिक्स की बातें हैं। देखो तो यहाँ पर आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको ना, ये दोनों एक ओके इस तरह से पाथ को फॉलो करते हैं, दोनों ही ये कैसे पाथ को फॉलो करते हैं, और यहाँ पे क्या हो गए, कोलैप्स। और अब जब देखो दोनों एक कॉमन सेंटर के बाद दोनों घूम रहे होते हैं एक कॉमन सेंटर के अबाउट, और वैसे भी घूमेंगे क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो मिला ही हुआ है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ोगे सर्कुलर मोशन में, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनको सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, दोनों सर्कुलर मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन स्पाइरल पाथ फॉलो करते हैं, सर्कुलर नहीं। कैसा पाथ है यह, इसको बोलते हैं स्पाइरल पाथ। स्पाइरल पाथ को फॉलो किया और फाइनली क्या हुआ, कोलैप्स एट द सेंटर, सेंटर पर कोलैप्स कर गए। और जब कोलैप्स किए तो क्या हुआ, जितना प्लस था प्लस जितना माइनस था मिल करके 0 हो गया। ओके, 0 हो गया। तो यानी कि कोलैप्सिंग के पहले, अच्छा जब राउंड कर रहे होते हैं ना, जब यह स्पाइरल पाथ को फॉलो कर रहे तो इस समय इस स्ट्रक्चर का बेटा स्पेशल नाम है, इसको कहते हैं पॉजिट्रॉनियम। क्या नाम है, पॉजिट्रॉनियम। नाम नोट करिए, व्हाट इज दिस, पॉजिट्रॉनियम बोलते हैं, इस समय की स्ट्रक्चर को पॉजिट्रॉनियम बोलते हैं। अरे फाइनली क्या मिलेगा कि कोलैप्स कर गए सेंटर पर, और नेट चार्ज क्या हो गया, क्यू का मान 0 हो गया। यानी कि टक्कर के बाद 0 और टक्कर के पहले भी 0, इसे कहते हैं मास एनिहिलेशन। मास एनिहिलेशन यानी द्रव्यमान का नष्ट होना, और यहाँ पेयर प्रोडक्शन यानी द्रव्यमान का पेयर में उत्पन्न होना। तो टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हजारों एग्जाम्पल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन के। यूरेनियम है, यूरेनियम नेचुरल यूरेनियम 238 238, 92 यूरेनियम 238, एक अल्फा निकलता है, जो ही एक अल्फा निकलता है थोरियम बनता है, थोरियम 92 2He4 एक अल्फा निकल गया।
तो 234, 90, 34, चार्ज जोड़ दिया जाए दोनों का 0, यानी कि चार्ज जितना पहले था चार्ज उतना ही बाद में, यानी प्रोटॉन 2 प्रोटॉन पहले थे, 92 पहले था, और फिर यदि जोड़ा जाए अल्फा 2He4 तो 2 और थोरियम पर 90 2, 92 बाद में भी 92 पहले भी, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल। ओके फैंटास्टिक। तो ये था लॉ ऑफ द कंजर्वेशन। अब बहुत सारी है प्रॉपर्टी बेटा चार्ज की। तो टॉपिक क्या चल रहा है हम लोगों का? टॉपिक चल रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि व्हाट इज द चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में शुरुआत हुई है कि व्हाट इज द चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है ना। आओ अब एक प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अभी तो बहुत सारी प्रॉपर्टी बेटा, कैसे करेंगे क्या करेंगे ना, और फिर यहाँ से कूलॉम्स का लॉ कहाँ से आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनी, पोटेंशियल कैसे बना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल में कौन सा ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, क्यों नहीं करता है, क्यों करता है, ये सारी बातें देखेंगे हम लोग फैंटास्टिक P100 फिजिक्स में। ओके ना, चलो अब एक पॉइंट यहाँ पे और कर दिया जाए डिस्कस, कर दिया जाए। चलो आ जाओ, एक पॉइंट और क्या, या चार्जेस आर इनवेरिएंट, चार्जेज आर इनवेरिएंट, या इसको बोलते हैं ना, अगर नंबर डाल दीजिएगा, चार्जेज आर इनवेरिएंट, या कहते हैं इसको इनवेरिएंसी ऑफ चार्ज। कौन सी प्रॉपर्टी बेटा? इनवेरिएंसी ऑफ द चार्ज। चलिए अब एक शब्द में यदि लिखना चाहें तो जैसा देखा जाए, लिखिए, नोट करिए कि मास ऑफ एनी चार्ज बॉडी एंड, या ऐसे यहाँ पे कर दे बेटा, लेंथ एंड मास कर देना अच्छा रहेगा, लेंथ एंड मास, लेंथ एंड मास, या लेंथ ऐसा पे और एक शब्द यूज कर सकते बेटा, साइज। तो साइज और लेंथ ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी, एनी चार्ज बॉडी चेंजेज with velocity, changes with velocity, but charge does not depend on the, but charge does not depend on the velocity, does not depend on the velocity. This property is called invariant property या इनवेरिएंसी ऑफ द चार्ज। क्या हो बेटा हिंदी में, क्या समझ लिया जाए? यदि कोई वस्तु है, मान लो बेटा कि ये चौक है, ये चौक, सपोज करो कि इसकी लंबाई L है, मास M है, चार्ज Q है, और यदि यह बहुत ही अधिक वेलोसिटी है, क्योंकि अधिक वेलोसिटी रहेगी तभी हम इसको मेजर कर पाएंगे, तो बहुत ही अधिक वेलोसिटी से यदि यह मूव करे, ओके, तो यहाँ पर आइंस्टीन का फार्मूला था, आइंस्टीन्स रिलेटिविस्टिक थियरी। क्या कहता है आइंस्टीन? आइंस्टीन के अनुसार जब कोई वस्तु बहुत ही अधिक स्पीड से चलती है तो उसका मास वेरी करता है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसी को यूज करके सोमरफील्ड ने अपनी थ्योरी दिया था, और बोर का जो कॉन्सेप्ट में जो प्रॉब्लम थी, जैसे स्टार्क इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, उसको क्लियर किया था सोमरफील्ड, यही थियरी यूज किया था। कौन सी थियरी? आइंस्टीन्स स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको सोमरफील्ड ने यूज किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके कमान वहाँ यहाँ पे क्या हुआ बेटा? तो जब ये मास है कोई, तो जब ये बहुत ही अधिक स्पीड से मूव करता है स्पेस में, तो इसका मास जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती है
वैसे वैसे इसका मास बढ़ता जाता है। हाँ, सही सुने हो, बढ़ता जाता है। किस फार्मूले से, मैं अभी बता रहा हूँ। और इसकी जो लंबाई है, इसका डायमेंशन, तो कौन सा डायमेंशन, चौड़ाई की लंबाई? चौड़ाई नहीं, लंबाई। इन द डायरेक्शन मीन्स कि मोशन के डायरेक्शन में जो इसकी साइज होगी वह छोटी होती जाएगी। तो मास बढ़ता जाएगा और साइज छोटी होती जाएगी। लेकिन क्या लेकिन इसके ऊपर जो चार्ज है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो चार्ज की ये प्रॉपर्टी कि मास बढ़ जाए, लंबाई कम हो जाए, साइज छोटी हो जाए, लेकिन चार्ज वैसे का वैसे बना रहे, कोई फर्क ना पड़े, इसे कहते हैं चार्जेस आर इनवेरिएंट या इनवेरिएंसी ऑफ द चार्ज। फैंटास्टिक। ओके, याद कर लो बेटा, नोट कर लो, फर्स्ट क्लास। अब बात रही कि थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझा दे। आ जाओ, अब थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझा दिया बेटा। सपोज करो कि यह एक कोई बॉडी है, इस पे चार्ज है Q नॉट, मास इसका M नॉट, लंबाई इसकी है L नॉट, बहुत ही अधिक वेलोसिटी से मूव कर रहा। सपोज दैट 0.8 c, या कुछ और कम कर दे, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 0.6 c। c इज द स्पीड ऑफ द लाइट, c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। सपोज c इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ द लाइट। सपोज दिस इज ए बॉडी and this is the moving with this speed. What will happen according to the Einstein's special theory of the relativity? Einstein कहता है कि what is the relativistic mass? Relativistic mass m equal to m naught upon √1 minus v² by c². This is the Einstein's theory of the relativistic mass. What will happen here? Mind. यही रीजन है कि कभी देखो, यदि v का मान किसी वस्तु का किसी वस्तु की स्पीड यदि प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए, v बराबर c हो जाए, तो v² by c² दैट विल 1 and 1 minus 1 दैट इज 0। 0 से डिवाइड करके मास हो जाएगा इनफाइनाइट। तो यदि कहते हो कि लेट v बराबर c, तो m बिकम्स इनफाइनाइट। यानी कि कहीं पर किसी भी वस्तु का वेलोसिटी प्रकाश की चाल के बराबर हो जाए तो उसका द्रव्यमान, उसका मास इनफाइनाइट, अनंत हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी वस्तु प्रकाश की चाल से नहीं चल सकती, इसीलिए इसको अल्टीमेट वेलोसिटी मानते हैं। ओके, चलो यहाँ देखा मास का वेरिएशन, लेंथ। अब अगला फार्मूला दिया उसने, आइंस्टीन ने, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला, या इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फार्मूला ना, इसको बोलते हैं क्या, रिलेटिविस्टिक लेंथ बोलते हैं। अब ये क्या हुआ, L इक्वल टू L नॉट इन द ब्रैकेट L नॉट √1 minus v² by c² ना, एक यहाँ ब्रैकेट लगा दो ऐसे, L नॉट इन द ब्रैकेट 1 minus v² by c²। तो देख रहे हैं कि यदि v बराबर c हो जाए तो ये 1 हो जाएगा और 1 minus 1 0 हो जाएगा। यानी कि L की वैल्यू क्या होने जा रही है, 0। कब, जब v बराबर c हो जाएगा तब। तो देखा ये कि 0 हो जाएगा, साइज 0 है, मीन्स वस्तु डिसअपीयर हो जाएगी। तो यदि कोई वस्तु प्रकाश की चाल से चले तो वह दिखना बंद हो जाएगी, डिसअपीयर हो जाएगी वो, और मास उसका अनंत हो जाएगा। लेकिन चलो, हमारा टॉपिक तो चार्ज से था, तो साइज का ये हुआ, मास का ये हुआ, इसका क्या हुआ, अभी भी Q बराबर Q नॉट ही रहा, नो चेंज, कोई फर्क नहीं पड़ा, चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ा।
और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंट या इनवेरिएंसी ऑफ द चार्ज। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अभी बहुत सारी प्रॉपर्टी है बेटा। ये था हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का बेसिक इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन। एसडीपी सर, मैं आपका एसडीपी सर, चैनल P100 फिजिक्स। तो फिर मिलते हैं यहाँ से आगे ना, यहाँ से आगे अब क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एपिसोड नंबर 2 होगा। हमने प्रॉमिस किया है आपको टॉप कराने का, आपको आईआईटी में पहुँचाने का और आपको नीट क्वालिफाई करा के डॉक्टर बनाने का। प्रॉमिस। जम के पढ़िए ना, जम के पढ़िए। ओके ओके बेटा, तो जम करके पूरा कई बार उसको रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए, न्यूमेरिकल सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ इसी चैनल P100 फिजिक्स सब कुछ हम कराएंगे। ये इसकी हमारी प्रॉमिस है। ओके बेटा, तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। ओके।